हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका ऑनलाइन एजुकेशन जोन में। जैसा कि हमारा चल रहा था फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हमने कल अपवर्तन के बारे में पढ़ा था। अपवर्तन से रिलेटिव सभी टॉपिक को समझा था। अगर आपने हमारे उस टॉपिक को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस टॉपिक को देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर हम आपको 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट की जानकारी मिलती रहेगी। मैथ का भी सॉल्यूशन कर देंगे हम, और आगे चलकर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की भी तैयारी कराई जाएगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अपवर्तनांक के बारे में। अपवर्तनांक से रिलेटिव सभी प्रकार के टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। अपवर्तनांक के भेद, अपवर्तनांक निकालना भी आपको बताएंगे। आगे चलकर निरपेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक उसे हम ज्ञात करने के बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक था अपवर्तनांक के बारे में, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम अपवर्तनांक कहते किसे हैं। तो देखिए डिफिनेशन में देखते हैं, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल को संबद्ध करने के लिए एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि को प्रतिपादित किया जाता है, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक को क्या करते हैं, एन या म्यू द्वारा सूचित करते हैं। जैसा कि आपने अपवर्तन वाले क्लास में पढ़ा होगा, अपवर्तनांक उसमें आपने पढ़ा होगा कि एक माध्यम में क्या होता है, प्रकाश आता है, मान लीजिए कोई सतह, ये एक माध्यम है हवा, और ये हो गया हमारा माध्यम जल। तो एक माध्यम में प्रकाश आता है, इसमें ये होता है विरल, ये होता है सघन। इसका क्लास हमने पहले वाले क्लास में बता दिया है कि विरल माध्यम, सघन माध्यम क्या होता है। उसमें हमने सभी प्रकार के अपवर्तन से जुड़े सभी प्रकार के टॉपिक को क्लियर किया, समझाया है। आज हम इसमें अपवर्तनांक से रिलेटिव सभी प्रकार के टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आपको सभी टॉपिक समझ में आ जाए। तो एक माध्यम में क्या होता है, प्रकाश आता है, और दूसरे माध्यम में क्या होता है, चला जाता है। तो इसमें बताने के लिए इसमें हमें बताना होता है कि किस माध्यम में कितना प्रकाश आया, किसने गया, कितना वेग से आया, कितना वेग से गया। इन सभी बातों को बताने के लिए एक महत्वपूर्ण राशि की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। आपने अपवर्तन वाले सूत्र में पढ़ा होगा कि n बराबर क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, ये होता है ना। तो साइन आई क्या डिनोट करता है, हमें साइन आई हमें डिनोट करता है आपतित किरण, और आर क्या डिनोट करता है, अपवर्तित किरण। तो आपतित होगा एक माध्यम में, अपवर्तित होगा दूसरे माध्यम में। ऐसा नहीं कि उसी माध्यम में आपतित होगा तो उसी माध्यम में अपवर्तित हो जाएगा। क्या होता है, एक माध्यम में आपतित होता है और दूसरे माध्यम में अपवर्तित होता है या चला जाता है। तो साइन आई बाई साइन आर के लिए हम एक भौतिक राशि का उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं या म्यू कहते हैं। एन या म्यू कहते हैं। म्यू को देखिए कैसे लिखते हैं, यू बनाकर ऐसे लिख देते हैं, इसे हम म्यू कहते हैं। इसे क्या किया जाता है, एन या म्यू द्वारा डिनोट किया जाता है। तो जैसा कि हमारे डिफिनेशन में भी आपने पढ़ा होगा कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल को संबद्ध करने के लिए, अर्थात बताने के लिए कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है, उसमें क्या होता है, एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि का प्रतिपादन किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे हम अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक का क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। जैसा कि आपने लंबाई का मात्रक सुना होगा, मीटर, समय का सेकंड, ये सब मात्रक होते हैं, ये सब उसके इकाई समय को बताते हैं। परंतु अपवर्तनांक का क्या होता है, कोई मात्रक नहीं होता है। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है। कुछ कुछ मात्रक दे देगा और एक इनमें से कोई नहीं दे देगा। तो इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि मात्रक तो इसका होता ही नहीं है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आई होप आपको अपवर्तनांक वाले टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, अपवर्तनांक का डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर और जान लेते हैं कि अपवर्तनांक के कितने भेद होते हैं। तो अपवर्तनांक के क्या होते हैं, हमारे अपवर्तनांक हमारे दो प्रकार के होते हैं। अपवर्तनांक के हमारे दो भेद होते हैं। पहला हो गया हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। दूसरे भेद को हम आगे बढ़ेंगे, पहले सबसे पढ़ लेते हैं। पहला भेद क्या होता है हमारा इसका, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आइए अब हम इसका डिफिनेशन भी जान लेते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक होता क्या है। तो जैसा कि इसका डिफिनेशन में बताया गया है, हवा के सापेक्ष, यानी कि सापेक्ष मतलब क्या होता है, तुलना किया जाता है हवा के सापेक्ष किसी प्रकाशिक माध्यम में ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश क्या हो, हमारा पार कर जाए, के अपवर्तनांकों को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि देखिए हमें क्या करना है, एक प्रकाशिक माध्यम लेना है, यानी कि एक ऐसा माध्यम लेना है
जिसमें से प्रकाश आसानी से पार कर जाए, परंतु उसकी तुलना हमें किससे करनी है? उसकी तुलना हमें करनी है हवा से। तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आइए आगे अगर आपको डेफिनेशन से नहीं समझ में आ रहा है तो आगे समझने की कोशिश करते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल को भी देंगे, सूत्र निकाल के बताएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बस अभी के लिए इतना जानिए कि हवा हमें क्या लेना है? एक हवा लेना है, हवा में प्रकाश की चाल वो लेना है, और एक कोई प्रकाशिक माध्यम लेना है, यानी कि जिसमें से प्रकाश हमारा क्या हो जाए? गमन कर जाए। इन दोनों की तुलना को क्या कहते हैं हम? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या इन दोनों के अनुपात को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे समझते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में और भी चीज़ों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका हमारा नेक्स्ट डिफिनेशन हो गया। इसका अथवा में या तो आपको वो डिफिनेशन लिख लीजिएगा, एग्जाम में अगर आ भी जाए निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, या तो वो डिफिनेशन भी देख सकते हैं या तो ये भी डिफिनेशन देख सकते हैं। डिफिनेशन में कोई बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी बात होती है हमारे समझने में। आपको कोई भी डिफिनेशन समझ में आ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। जैसे देखिए नेक्स्ट डिफिनेशन में बताया है इसका, हवा में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो क्या बोला है इसमें? हवा में प्रकाश की चाल। तो चूँकि हम जानते हैं कि हमारा हवा में प्रकाश का चाल क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। परंतु अगर इसके मान की ज़रूरत हो तो हम इसका न्यूमेरिकल में मान भी रखते हैं, परंतु अगर हमें इसका मान नहीं निकालना हो तो हम यहाँ सी भी रखते हैं। हवा में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? हवा में प्रकाश की चाल तथा दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। मान लीजिए कि हमें हवा की अपेक्षा पानी का निकालना है, तो पानी का क्या होता है? वाटर में पानी होता है हमारा, वाटर होता है, पानी हो गया है हमारा। तो प्रकाश की चाल बोला है ना, तो प्रकाश की चाल मान लीजिए हमारा वेग को किसी से सूचित करते हैं हम? v से करेंगे। v से हो गया हमारा वेग, पानी है तो ये हो जाएगा हमारा वाटर, छोटा w लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा वाटर। तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं हम। डिफिनेशन में भी देखिए, आप देख सकते हैं हवा में प्रकाश की चाल, तो ये हो गया हमारा हवा में प्रकाश की चाल, और दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल। तो हमने मान लिया कि हमारा दिया गया माध्यम क्या है? जल है। जल का क्या लिखेंगे? वाटर, तो वाटर का हो गया हमारा w, वेग चाल वेग तो v लिख दिया हमने, और ये w हो गया दिए गए माध्यम, हमने पानी लिया तो पानी के थ्रू लिख दिया। के अनुपात को क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहते हैं? ये जो पूरा का पूरा हो गया इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर मान लीजिए आपको पानी नहीं लेना है, इसमें क्या करना है? हवा में प्रकाश की चाल तो होगा ही होगा। उसके बाद आप ये जो सेकंड है दिए गए माध्यम, इसमें आप किसी को भी ले लीजिए, पानी ले लीजिए, कांच ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, परंतु हवा में प्रकाश की चाल सी तो ऑलवेज रहेगा। तो सी हमारा हो गया हवा में प्रकाश की चाल। उस समय हमने पानी लिया था, इसमें मान लीजिए हम कांच ले लेते हैं। कांच का क्या होता है? ग्लास में होता है कांच। तो वेग का v हो गया, ग्लास का g हो गया। तो इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर आपको बोल देगा कि कांच में प्रकाश की चाल इतना है, अगर आपको कांच में प्रकाश की चाल मान लीजिए कि दे रहा है, सबसे पहले क्या करते हैं? एक और एग्जाम्पल है उसे समझ लेते हैं, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी जिससे आपको अच्छे से निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना समझ में आ जाए। अगर आपको हवा और पानी, ये सब जो मैं आपको बोल रही हूँ, कांच, पानी, ये सब ना बोलकर माध्यम का नाम 1 2 3 x y z a b c d कुछ भी दे दे, तो आप उस समय क्या करोगे? आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको यही रूल को फॉलो करते जाना है। अगर आपको दे दिया माध्यम एक का निरपेक्ष अपवर्तनांक, हमें क्या दे दिया? हमें क्या डिफिनेशन में दिया गया? दिए गए माध्यम का नाम क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो माध्यम एक का अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, अपवर्तनांक को किस चीज करते हैं? n से, तो हमने क्या रख दिया? n रख दिया। यहाँ पर म्यू भी रख सकते हैं। n माध्यम 1 है तो हमने क्या किया? 1 रख दिया। और क्या करना है? हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना था। चूँकि हम जानते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में होता क्या है, c लिख देंगे। हवा प्रकाश का वेग n1 हमें ज्ञात करना है माध्यम 1 के लिए। ये हो गया हमारा माध्यम, ये हो गया हमारा अपवर्तनांक। ठीक, तो अगर हमें इतना ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं? हवा में प्रकाश की चाल हमने रख दिया c, और क्या हो गया? दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल, तो वेग हो गया, और माध्यम हमारा 1 है तो ये 1 हो गया।
इसको क्या कहते हैं हम, माध्यम एक का अगर निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं हम। इन सभी चीज़ों का किस में उपयोग करते हैं हम, इन सभी चीज़ों का हम उपयोग न्यूमेरिकल बनाने में करते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल दे देगा तो अगर आपको न्यूमेरिकल में निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने को पूछ दे तो आप यही रूल फॉलो करके उसे बना सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल देते हैं आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं। अगर आपको दे दिया, मान लीजिए कि आपको दे दिया प्रकाश, हवा में प्रकाश की चाल कितना है, 3 गुने में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा हवा में प्रकाश की चाल। और आपको दे दिया पानी में प्रकाश की चाल, VW बराबर दे दिया आपका 2.25, ये हमारा दशमलव है, 1 मिनट ज़्यादा हो गया, 2.25 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका दे दिया हवा में प्रकाश की चाल, और ये दे दिया आपका जल में प्रकाश की चाल। अगर आपको पूछ दे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है तो कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र पे निकालेंगे, NW वाट, W लिखेंगे, जल है तो वाटर, सूत्र क्या होता है C/VW। हमें C का मान भी पता है और VW का मान भी पता है, तो इन दोनों के मान को क्या करना है, इन दोनों के मान को पुट कर देना और बाकी कट जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इन दोनों के मान को पुट करते हैं। तो 10⁸ तो हमारा ऐसे ही कट जाएगा, मीटर पर सेकेंड भी कट जाएगा। क्या बचा, 3, 2.25। ये नीचे एक दशमलव ऊपर जाएगा तो 2 जीरो के बाद दशमलव, इसलिए 2 जीरो और 225, क्या आ जाएगा हमारा 1.33। ऐसे इसी सूत्र को फॉलो करके क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। अगर आपको दे रखा है, आपको दे दिया प्रकाश की चाल हवा में और दे दिया माध्यम में, तो अगर अपवर्तनांक पूछ दे तो आपको बस सूत्र लगाना है, दोनों का मान तो दिया है, आपको बस आंसर फिर उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर ला देना है। तो ये निकल गया हमारा जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में और पूछे जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। तो बस इसी चीज़ को आपको सूत्र को याद रखना है और किसी किसी मान को याद रखना है। आगे चल के हम इन सभी मानों को याद और बताएंगे ताकि आप उसे याद कर ले, और इन सभी मानों को ज्ञात करना भी आपको सिखाएंगे। अगर आपको मान याद नहीं हो रहे तो आप उसे ज्ञात भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, ऐसे करके हम निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट अपवर्तनांक का जो प्रकार पढ़ रहे थे उसमें का पहला हो गया था हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा हो गया हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक। तो चलिए देखते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो जैसे कि इसका डिफिनेशन में बताया गया है कि हवा के अलावा इसमें क्या करना है, इसमें हवा को हमें लेना ही नहीं है। यदि 2 माध्यमों में प्रकाश का युग्म हो तब उसमें से किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यानी कि इसमें क्या कर देना है, इसमें क्या हवा को पूरी तरह हमें गायब कर देना है और हमें 2 माध्यम लेना है। उसमें हम क्या करते हैं, एक हवा ले रहे थे, एक जल ले रहे थे, एक हवा रह रहा था, एक कांच रह रहा था। मतलब कि हवा का रहना तो हमारा निश्चित था, बाकी कुछ भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु इसमें क्या है, इसमें हमें हवा से ही कुछ लेना देना नहीं है। इसमें हवा तो होगा ही नहीं। इसमें क्या होगा, 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल को क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे या उसका अनुपात करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। या तो आप कांच और जल का ले लीजिए, माध्यम 1 माध्यम 2 कुछ भी नाम रख के ले लीजिए। इसमें बस हवा को हमें हटा देना है, हवा की जगह क्या करना है, एक और माध्यम ले लेना है बस। इसे क्या कहते हैं हम, इन दोनों के अनुपात को कहते हैं हम सापेक्ष अपवर्तनांक। तो इसका एक और डिफिनेशन है हमारा अथवा में करके, नेक्स्ट डिफिनेशन है। अगला डिफिनेशन हो गया आपको, अगर इस डिफिनेशन से नहीं समझ में आए तो, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं। इसमें क्या बोला है, 2 माध्यम ले लिया है, उन दोनों के माध्यम में प्रकाश की चाल ले लिया है, तो क्या बोला है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कहते हैं या माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक कहते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं है कि 1 के सापेक्ष 2 का ही अपवर्तनांक उसे डिफाइन करेगा। इसमें क्या किया, माध्यम जैसे लिया उससे अनुसार इसे तुलना कर दिया। आप दोनों में से किसी एक को आगे रख के उसे तुलना कर सकते हैं। जैसे
जैसे मैं मान लीजिए हमारा n/1। n/1 का क्या तात्पर्य हो गया, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। यानी कि अगर दो माध्यम दे दिया रहेगा तो जो n के एकदम जस्ट नज़दीक होगा ना, जैसे n के नज़दीक कौन है, 2 है, तो यानी कि 2 का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। अगर n/1 न देकर n/1 दे देता तो हमें क्या करना है, 1 का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। अगर n से जो पास रहे उसे ज्ञात करना है, और जो दूर है उसके सापेक्ष या उसके तुलना में हमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। क्या बोला है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। तो क्या करेंगे, पहले हम माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, फिर हम माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे। ये हमारा n है, यह m नहीं है, यह n है। ठीक, तो पहले हम क्या करेंगे, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, फिर माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालेंगे, फिर इन दोनों का अनुपात कर देंगे। तो चूंकि माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। निरपेक्ष है तो c हो जाएगा। एक मिनट, निरपेक्ष है तो हमारा यहाँ c हो जाएगा बाई अनुपात। निरपेक्ष के लिए निकालना होता है प्रकाश में चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम 2 है, पहले हमारा 2 है तो v2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर लगा देंगे हम अनुपात, बाई करेंगे क्योंकि अलग अलग दिया है, पहले 2 का फिर 1 का अनुपात हो गया, तो मैंने 2 का निकाल लिया। अगर बाजू n के ज़्यादा नज़दीक 1 होता है तो पहले 1 का निकालते हैं। तो 1 के लिए क्या होगा, इसमें भी c आएगा। प्रकाश में निरपेक्ष निकाल रहे हैं ना, पहले निरपेक्ष निकाल कर तुलना करना है कि फिर क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले क्या करना है, माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, फिर माध्यम 1 का निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, फिर क्या करना है, इन दोनों का अनुपात कर देना है। तो मैंने डायरेक्टली अनुपात में लेकर ही चला है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हमारा डिवाइड है। अगर हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, c हमारा नीचे आ जाएगा और v हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए। तो क्या था पहले हमारा, c/v2 मल्टीप्लाई c/v1 था, c/v1 था ना, तो क्या हो जाएगा, v1/c। c से c क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, v1/, क्या बचा हमारा, v1/v2। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ये हमने किसका वैल्यू निकाला है, ये हमने मान निकाला है n/1 का। ठीक, n/1 का हमने मान निकाला, यानी कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। अगर आपको बोल दे कि माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकाले, तो आप क्या करेंगे, सापेक्ष अपवर्तनांक निकालने को बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, n/2। क्यों, क्योंकि 2 के सापेक्ष है 1 का अपवर्तनांक, तो n क्या है, 1 क्या है, n के नज़दीक है। इसमें भी क्या करेंगे, हवा में प्रकाश की चाल, पहले इसका निरपेक्ष निकाल लेंगे। c माध्यम 1 के लिए v1 अनुपात c/v2। इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई में चेंज कर देते, c/v1 क्रॉस v2/c। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, v2/v1। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। तो मेन हमारा सूत्र ये नहीं होता है, मेन हमारा सूत्र क्या होता है, मेन हमारा सूत्र ये होता है, ये होता है। अगर आपको 2 माध्यम दे दिया, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना है, तो आपको इस सूत्र पर फॉलो करना है। तो इस सूत्र पर फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा, c तो c हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली इसे लिख सकते हैं, यानी कि 2 इधर साइड में है तो 2 इसको ऊपर कर दीजिए, और 1 पहले है तो 1 को बाद में नीचे कर दीजिए, n की जगह v बदल दीजिए। यहाँ पर 2 क्या था, n के नज़दीक था तो क्या हो गया, नीचे आ गया, और 1 क्या था, n से दूर था तो ऊपर हो गया, और हमने क्या कर दिया, इसे v में चेंज कर दिया। अगर आपको शॉर्ट तरीके से करना है तो आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो आपको क्या, आप फिर वही क्रियाकलाप कीजिएगा, इससे लिखिएगा, फिर इसको कटाएंगे डिवाइड में करके, फिर आखिरकार आप इतना लाएंगे। तो ये था आपको शॉर्ट तरीका से निकालने का, शॉर्ट टाइप से निकालने का सापेक्ष अपवर्तनांक। आपको अगर 2 माध्यम में दे दे तो आप कैसे निकालोगे, पहले एक का निरपेक्ष निकाल लेंगे, फिर दूसरे का निरपेक्ष निकाल लेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, हम दोनों को हम अनुपात कर देंगे। तो उस हिसाब से हम निरपेक्ष
सापेक्ष अपर्तनांक आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप आपको निरपेक्ष अपर्तनांक और सापेक्ष अपर्तनांक अच्छे से निकालने का तरीका समझ में आ गया होगा। आगे क्लास में हम सापेक्ष अपर्तनांक और निरपेक्ष अपर्तनांक का एक अलग से क्लास लेकर आएंगे। उसमें हम डीपली तरीके से गहराई से पूरी तरह से आपको निरपेक्ष अपर्तनांक और सापेक्ष अपर्तनांक निकालने को सिखाएंगे। अभी तक के लिए सिर्फ हमने आपको सूत्र को बता दिया है। निरपेक्ष अपर्तनांक का कुछ एग्जाम्पल भी दे रखा है और सापेक्ष अपर्तनांक में भी वही करना है, निरपेक्ष अपर्तनांक निकाल देना है और दोनों का अनुपात कर देना है। आगे क्लास में हम इसे निकालने को भी आपको अच्छे से मान रखकर निकालना भी सिखाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आई होप आपको सापेक्ष और निरपेक्ष अपर्तनांक में कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। अगर आपको, चलिए एक और आपको बात बता दे रहे हैं, अगर आपको वैसे नहीं निकालना है, अगर आपको एक का दे देगा, अगर आपको एक का दे देगा और दूसरे का पूछेगा तो आपको देखिए कैसे निकालना है। अगर पहला क्या था हमारा, पहला आया था हमारा V1/V2 N21 का, और N12 का क्या आया था V2/V1। ये क्या था हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट, और ये क्या था हमारा समीकरण नंबर सेकंड। तो इतना तक तो हमने ला लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण और समीकरण टू को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। N21 मल्टीप्लाई N12 क्या हो जाएगा, V1/V2 मल्टीप्लाई V2/V1। इतना हो गया। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया, ये भी हमारा कैंसिल हो गया और ये भी हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा, N21 मल्टीप्लाई N12 क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो आप एक को इधर रखकर एक को इधर कर दीजिएगा, कर सकते हैं। एक को इधर रखकर एक को इधर भी कर सकते हैं। अगर आपको N21 के सापेक्ष अपर्तनांक दे रखा है और N12 के सापेक्ष पूछे तो आपको क्या करना है, इसका व्युत्क्रम निकाल देना है। तो चलिए अब हम आगे के कार्य को भी करते हैं कि आगे हमें क्या करना है। चलिए देखते हैं। तो हमारा इतना तो आ गया था, N12 मल्टीप्लाई N21 इक्वल टू 1। अगर हम N12 को इधर रखें और N21 को इधर भेज दें तो क्या हमारे इस रूप में आ जाएगा N21। ये भी हमारा एक सूत्र हो गया। अगर हम N21 को इधर रखें N21 और इसको इधर भेजे तो क्या आ जाएगा N12 आ जाएगा। इससे हमें ये तो दो हमें सूत्र निकल गया। इससे होगा क्या, इससे देखिए क्या होगा। अगर आपको कहीं पूछ दे तो माध्यम एक के सापेक्ष है, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपर्तनांक आपको दे रखा है और पूछ दे कि माध्यम दो के सापेक्ष माध्यम एक का अपर्तनांक क्या होगा, आपको क्या आपको डायरेक्टली अपर्तनांक दिया है परंतु एक के सापेक्ष दो का दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है दो के सापेक्ष एक का। तो आप क्या करेंगे, बस इसका क्या करेंगे व्युत्क्रम कर देंगे जिससे आपको आसानी से निकल जाए। अगर आपको दे दिया माध्यम एक के सापेक्ष दो का और माध्यम दो के सापेक्ष 1 का, तो आप किसी का भी एक दूसरे के व्युत्क्रम कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, अगर माध्यम दो के सापेक्ष 1 का दे दिया है तो आपको नहीं सही था, दो के सापेक्ष 1 का अपर्तनांक दे दिया है, N12 आपको मान लीजिए कि x दे दिया है और आपसे पूछ क्या रहा है N21। तो N21 का सूत्र क्या है हमारा 1/N12, तो क्या आ जाएगा 1/N12 का मान क्या x है, तो इतना हमारा निकल जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली सापेक्ष अपर्तनांक निकालना होगा तो आप इस सूत्र को फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने आपको सापेक्ष अपर्तनांक निरपेक्ष अपर्तनांक निकालना समझा दिया सूत्र के अनुसार से। आगे क्लास में हम इसके एग्जाम्पल्स को भी लेकर आएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कुछ माध्यम और उसके अपर्तनांक। तो अभी तक तो हम इसके अपर्तनांक को निकालना सीख रहे थे, अब हम जान लेते हैं सीधे ऐसे। आप कुछ अपर्तनांक मैं आपको बता दे रही हूँ जो कि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि वायु का निरपेक्ष अपर्तनांक क्या होता है। अगर आपको याद रहेगा तो आप उसे आसानी से मार्क्स टिक कर सकते हैं, सही आंसर को आसानी से टिक कर सकते हैं। ऐसे निकालने में समय लगेगा, अगर आपको समय की बचत करनी है तो आप जल्दी से इसे याद कर सकते हैं और आसानी से डायरेक्टली इसे टिक कर सकते हैं, आपको निकालने का समय बचेगा। तो चलिए बारी बारी से सभी माध्यम में उपस्थित उसके अपर्तनांक को जान लेते हैं कि किस माध्यम का अपर्तनांक कितना होता है। तो हमारा वायु का अपर्तनांक कितना होता है 1.0003। बर्फ़ का कितना होता है
1.31, जल का 1.33, अल्कोहल का 1.36, केरोसिन का 1.44, संगलिक क्वार्टर्स या सिर्फ क्वार्टर्स भी कहीं देता है तो इसका होता है 1.46, तारपीन का तेल 1.47 है, बेंजीन 1.50 या कहीं कहीं से 1.5 भी देता है, क्योंकि दशमलव के दाएं तरफ क्या होता है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। इसके बाद अगर अंक आ जाए 502 आ जाए तो उसको हम 502 पढ़ेंगे, परंतु 5 और 0 है तो उसे सिर्फ 5 ही पढ़ते हैं हम। क्राउन कांच 1.52, कनाडा बलसम 1.53, खनिज नमक 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड 1.63, संगणक फ्लिंट कांच, कहीं कहीं फ्लिंट कांच भी रखता है, संघन नहीं देता है, 1.65, रूबी या मणिक्य, इसे आप रूबी या मणिक्य दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं, 1.47, नीलम 1.77, हीरा 2.44। तो आपको क्या करना है, आप इन सभी माध्यमों को याद कर लें, क्योंकि ये सभी क्या होते हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। अगर आपको निकालने में ज़्यादा समय लगेगा तो आप समय की बचत कर सकते हैं, आपको इसे याद रहेगा तो आप डायरेक्टली इसे याद करके सही आंसर को टिक कर सकते हैं, आपको निकालने का समय नहीं देना पड़ेगा। तो इन सभी माध्यम को आप ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, अपेक्षिक अपर्तनांक किसे कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि यह अपर्तनांक का भेद नहीं होता है। अपर्तनांक सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, एक निरपेक्ष अपर्तनांक और एक सापेक्ष अपर्तनांक। अपेक्षिक अपर्तनांक एक अलग से इसका टॉपिक है, अलग से डिफिनेशन है। ये नहीं कि आप अपर्तनांक का भेद पूछिए तो 3 लिख दीजिएगा। अपर्तनांक के 2 ही भेद होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष है। अपेक्षिक अपर्तनांक एक हमारा दूसरा टॉपिक होता है, इसे हम भेद में नहीं काउंट करेंगे। तो जैसे इसका डिफिनेशन हो गया हमारा, दो माध्यमों के निरपेक्ष अपर्तनांकों के अनुपात को अपेक्षिक अपर्तनांक कहा जाता है। जैसा कि हमने अब सापेक्षिक अपर्तनांक में बताया था कि उसमें क्या करना है, दो माध्यम का निरपेक्ष अपर्तनांक लेना है, उस माध्यम के अनुपात को ले लेना है। तो उसमें हम क्या करते थे, सापेक्षिक अपर्तनांक में हमने क्या पढ़ा था, उसमें भी यही होता है कि दो माध्यमों के निरपेक्ष अपर्तनांक को हम सापेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। आपेक्षिक में कुछ ऐसा है, परंतु इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज होता है। देखिए क्या, यदि माध्यम 1 और माध्यम 2 के निरपेक्ष अपर्तनांक n1 और n2 हो, n1 को क्या लिख सकते हैं, माध्यम 1 का n1 क्या होता है हमारा, n1 एक तरफ से होता है c/v1, n2 क्या होता है हमारा c/v2। परंतु ये क्या लिया है, इस चीज़ को ना लेकर सिर्फ ये क्या किया है, इस चीज़ को ना लेकर सिर्फ इस वाले चीज़ को लिया है। यहाँ पर भी है, इस भाग को नहीं लिया है, बस इसे ही लिया है। तो यह c/v1 इन सभी बातों को न लेकर n1 n2 ही डायरेक्ट लिया है। तो n1 और n2 हो तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपर्तनांक, यानी किसका अपर्तनांक, माध्यम 2 का अपर्तनांक किसके सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। तो 2 क्या हमारा n के नज़दीक है और 1 क्या n से दूर है, निरूपित किया जाता है। तो इसे भी क्या करेंगे हम, n2 1 से निरूपित करेंगे। परंतु अगर सापेक्ष पूछ दे तो इस चीज़ को रखेंगे c/v1 और c/v2। इसमें क्या बोला, अपेक्षिक पूछा है तो 2 क्या है, n के नज़दीक है तो n2 को पहले रखेंगे, और 1 क्या है, n से दूर है तो n2 को बाद में रखेंगे। अगर अपेक्षिक पूछे तो ये क्या करेंगे, और अगर सापेक्षिक पूछ देता तो 2 वाले मान को ही रखते हैं, परंतु इसे किस फॉर्म में रखते हैं, c/v2, और 1 वाले मान को भी रखते हैं तो c/v1 के रूप में रखते हैं। परंतु इसमें अपेक्षिक पूछा है तो इस मान को, c वाले मान को न लेकर n2 n1 ही हम डायरेक्ट लेते हैं। बस इसमें बस इतना सा ही, थोड़ा सा ही चेंज है, नहीं तो ये लगभग सेम ही होता है। इसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कुछ आपको नोट्स बता दे रहे, मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, नोट्स मीन्स ऑब्जेक्टिव। नोट्स में क्या होता है, आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव छुपे रहते हैं। मैं आपको अगर कहीं पर भी बोलूँ नोट्स है या नोट्स में मैंने लिखा है तो समझिए कि वहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा तो होगा ही। तो पहला नोट्स है हमारा, यदि एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपर्तनांक ये अधिक हो, यानी कि हमने क्या किया, हमने दो माध्यमों की तुलना की, हमने क्या देखा कि माध्यम 1 की अपेक्षा यानी कि उसकी तुलना में माध्यम 2 का अपर्तनांक क्या अधिक हो, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से बर्खास्त सघन कहा जाता है, अथवा पहले माध्यम को दूसरे माध्यम से बर्खास्त विरल कहा जाता है।
देखिए इसका मेन क्या हो गया, दो माध्यम है हमारा, मान जाइए कि हीरा है, हीरा का अपवर्तनांक कितना है 2.42 और हवा ले लीजिए, हवा कितना होता है 1.0003। तो आप देख सकते हैं हीरा क्या है, हीरा हमारा 2 है परंतु एक हवा क्या है, हवा हमारा 1 है। आप देख सकते हैं कि हीरा का अपवर्तनांक ज़्यादा है और हवा का हमारा कम है। तो ऐसे भी हम जानते हैं कि हवा हमारा विरल है और हीरा हमारा सघन है। तो अगर जिसका अपवर्तनांक, जिस किसी का भी अपवर्तनांक अधिक होता है तो वो क्या होता है, वो हमारा सघन माध्यम होता है, और जिस किसी का भी अपवर्तनांक कम होता है तो वो हमारा विरल माध्यम होता है। ये हो गया हमारा पहला नोट्स। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे हमारे कितने नोट्स हैं। जैसे मैं भी बताया गया, मैंने आपको अभी जैसे समझा भी दिया, परंतु ऐसा जैसे मैंने लिख भी दिया, अगर आप नोट्स में बना रहे होंगे तो नोट्स में भी लिख सकते हैं। जैसे प्रकाश का सबसे सघन माध्यम हीरा हो गया क्योंकि इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, और प्रकाश का प्रकाश के रूप में देखें तो सबसे विरल क्या हो गया, वायु हो गया क्योंकि उसका अपवर्तनांक n= होता है 1.003। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 बड़ा होता है 1 से, ये तो सब कुछ जानता है। तो बड़ा होता है यानी कि अपवर्तनांक ज़्यादा है, यानी कि वो सघन है। तो सघन है तो क्या होगा, सॉरी अपवर्तनांक ज़्यादा है तो क्या हुआ, सघन हो गया। सेकेंड नोट्स है हमारा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है, तथा जिस माध्यम में अपवर्तनांक अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। ये भी वही बात हो गया, परंतु इसमें क्या किया, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। उसमें क्या था, अपवर्तनांक अधिक तो वो सघन हो गया, सघन मीन्स प्रकाश की चाल कम, सघन मीन्स प्रकाश की चाल कम। ये बात तो यही हो गया, क्या था हमारा, अपवर्तनांक अधिक तो सघन, सघन मीन्स प्रकाश की चाल कम, प्रकाश उसमें कम मात्रा में गमन करेगा। अपवर्तनांक कम तो विरल, विरल मीन्स क्या, प्रकाश की चाल अधिक, यानी कि प्रकाश उसमें ज़्यादा पार कर जाएगा तो प्रकाश की चाल अधिक हो गया। तो बस बात को वही थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया, सघन विरल ना देकर प्रकाश की चाल को डिनोट कर दिया। अगर आपको सघन विरल ना देकर प्रकाश की चाल को डिनोट करे तो आप उसमें कन्फ्यूज़ ना हो, इसलिए मैंने ये इसे भी नोट्स में शामिल कर लिया। जैसा कि देख सकते हैं पानी में प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिकतम होगी, और तारपीन में प्रकाश की चाल क्या होगी, न्यूनतम होगी। क्यों, ये पानी का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, परंतु तारपीन का अपवर्तनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो तारपीन क्या हो गया, हमारा सघन हो गया, और पानी क्या हो गया, हमारा विरल हो गया। अगर हम तारपीन और पानी की तुलना करें तो पानी हमारा विरल हो जाएगा, और पानी हवा की तुलना करें तो हवा हमारा विरल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी का अपवर्तनांक इसमें तारपीन की तुलना में कम है। देख सकते हैं पानी का अपवर्तनांक क्या है, 1.333, यानी कि यहाँ पर क्या है 1.3 है, और तारपीन क्या है 1.4 है। तो 3 है यानी कि सबसे नज़दीक है, 4 यानी कि थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो अगर ज़्यादा है तो सघन है, सघन है तो क्या है, प्रकाश की चाल कम है। तो ये भी आप नोट्स में अच्छी तरह समझ लें। आई होप आप ये भी अच्छी तरह नोट्स में समझ लें। तीसरा नोट्स हो गया हमारा, चूँकि हम जानते हैं कि प्रकाशतः सघन माध्यम का घनत्व भी अधिक होता है। ऐसा एक नेचुरली है कि जो माध्यम हमारा सघन होता है, यानी कि जिसका अपवर्तनांक क्या होता है, अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन होता है, वो क्या होता है, घनत्व भी उसका क्या होता है, अधिक ही होता है। ये क्या कहा हमने, जो माध्यम क्या होता है जिसमें अपवर्तनांक अधिक होता है और क्या होता है वो सघन होता है, उसमें क्या होता है प्रकाश का चाल क्या होता है, कम होता है। एक ही चीज़ को इंक्लूड कीजिए, तीनों आपका नोट एक ही में है। अपवर्तनांक अधिक तो सघन, सघन तो क्या हो गया, प्रकाश कम मात्रा में गमन करके तो प्रकाश की चाल कम। तो ऐसा क्या होता है, इसमें क्या होता है, घनत्व तो अधिक होता है, परंतु तारपीन के घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। लेकिन तारपीन की अपेक्षा लेकिन तारपीन पानी की अपेक्षा क्या एक सघन माध्यम है। आप देख सकते हैं कि तारपीन का अपवर्तनांक हमारा 1.4 है, और यहाँ पानी कितना है, 1.3 है। तो आप देख सकते हैं कि तारपीन का क्या हो गया, अधिक हो गया, यानी कि उसका अपवर्तनांक अधिक तो वो सघन माध्यम, उसमें प्रकाश की चाल कम। सभी चीज़ को क्या करें, एक दूसरे में हम जोड़ के देखिए, आपको एक ही बार में सभी नोट्स क्लियर हो जाएंगे। अपवर्तनांक अधिक, सघन हो गया, प्रकाश की चाल कम हो गया, घनत्व भी अधिक होना चाहिए, परंतु सभी में होता है, सभी में घनत्व अधिक होता है, ये नेचुरली है। परंतु एक तारपीन ही ऐसा है, इसको आप अपवाद में ले सकते हैं, एक्सेप्शन ले लीजिए। तारपीन ही एक ऐसा है जिसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूछ दे कि तारपीन का घनत्व क्या होगा, उच्च, कम, दोनों, इनमें से कोई नहीं है, ऐसा कुछ पूछ दे तो आप जानते हैं कि तारपीन का तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे अपवर्तनांक अधिक है तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। परंतु आप तुलना में दे देगा, अगर आपको ऐसे तो नहीं दे सकता है कि तारपीन से भी आगे कुछ पदार्थ है, हीरा ही ले लीजिए, तारपीन से 2 दशमलव है,
हीरा हुआ नहीं है तो वो तो अगर आप डायरेक्टली तारपीन दे देंगे तो उसके आगे के भी तो कुछ होते हैं, तो उसे हम तुलना कर तो कम ही मार देंगे, कम ही टिक कर देंगे। परंतु आप देखेंगे कि अगर तुलना में दे दिया, हमें पानी या हवा की तुलना में दे दिया, ऐसा कोई पदार्थ दे दिया जो उसकी तुलनात्मक में कम हो, तो आप तो सोचेंगे कि सघन है, इसमें प्रकाश की चाल कम है तो घनत्व भी क्या हो गया, अधिक हो जाएगा। परंतु नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ये एक्सेप्शन होता है, हमारा अपवाद में होता है कि उसका घनत्व कम होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस नोट्स को अच्छे से 3 नंबर नोट्स को आप अच्छे से समझ लें। चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अपवर्तनांक अधिक तो सघन माध्यम तो प्रकाश की चाल कम, तो क्या होगा, घनत्व भी अधिक, परंतु तारपीन का घनत्व कम होता है। ये हमारा एक्सेप्शन होता है। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का हमारा यह क्लास। आई होप आपको अपवर्तनांक से रिलेटेड सभी टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में हमने अपवर्तनांक के बारे में बहुत सारे टॉपिक को क्लियर किया है, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के भी बताया है। आगे क्लास में हम अपवर्तनांक निकालना, सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना, उसका सूत्र, उन दोनों के बीच संबंध क्या होता है, इन सभी चीज़ों को बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जानेंगे कि अपवर्तनांक को ज्ञात कैसे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा, और सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बीच संबंध को भी स्थापित करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।